नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अभी भी एक बड़ा चेहरा बने हुए डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 साल मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कथित रूप से कोई बयान दिया गया। पार्टी की बैठक में, कार्य समिति की बैठक थी, बड़े पदाधिकारी आए हुए थे। पार्टी कार्यालय के अंदर जो बातें हुई उसे नवभारत अखबार ने 28 मई को प्रमुखता से प्रथम पेज में प्रकाशित किया और इसी तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी नलिनी ठोकने की ओर से एक नोटिस भी 28 तारीख को ही जारी कर दिया गया संपादक और अखबार के संचालक के विरुद्ध, जिसमें आपत्ति प्रकट की गई कि डॉक्टर रमन सिंह ने तो ऐसा कहा ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने नोटिस की शक्ल में जो धमकी भरे अंदाज में अंतिम लाइन में बातें लिखी कि विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। उनकी 2 पन्ने की इस नोटिस को डॉक्टर रमन सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक भी किया। तब चर्चा होने लगी कि अंदर हुआ क्या था। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से राजस्थान से लौटे, तब से उनके सुर कुछ बदले नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि बहुत से लोग अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं, कुछ लोगों ने कपड़े भी सिलवा लिए हैं। किसको इच्छा नहीं होती यार, सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी। उसके बाद ये दूसरा मौका था कि डॉक्टर रमन सिंह जो कहना चाह रहे थे या जो कह चुके थे उसके क्या अर्थ का अनर्थ निकाला गया, जो नवभारत जैसा एक प्रतिष्ठित और पुराना अखबार प्रथम पेज में हेडलाइन लगाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये 51% वाली बात भी सामने आई है। इस बैठक में राष्ट्रबोध के सूत्र भी मौजूद थे। उन्होंने जो जानकारी जिम्मेदारी के साथ दी, वहां उन्होंने स्वीकारोक्ति की कि इस विषय पे चर्चा तो हुई थी, वोटिंग परसेंटेज की बात भी हुई थी, 51% वोटों की बात हुई थी और बताया गया था कि इस बार क्षेत्रीय पार्टियां सहयोग करने के लिए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लगातार कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, लगातार बैठकें भी हो रही है, लेकिन बैठकों से नतीजा कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है। जब निचले स्तर पर यानी जिले और मंडल के बाद इकाई और बूथ स्तर पर जब बातें जाती है, शक्ति केंद्रों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम नजर नहीं आता जहां विपक्षी रूप में भारतीय जनता पार्टी खुद को साबित कर दिखाए। बीते महीने भर से हवा उड़ रही कि कुछ चुनाव समिति बनने वाली है, चुनाव समिति में क्या होगा और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। तब 2003 में विद्याचरण शुक्ला की अगुवाई में एनसीपी को छत्तीसगढ़ में 7.5% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 2.5% वोट कांग्रेस से ज़्यादा लेकर सरकार बना पाई थी। इसके बाद अंतर घटता गया और 10% से ज़्यादा अंतर से 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। अभी तक हुए कुल 4 विधानसभा चुनाव में ये पहला मौका था कि इतना अंतर बढ़ गया। इसी विषय पे डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि इस बार कोई क्षेत्रीय पार्टी सहयोग नहीं करेगी, हमें 51% वोट की तैयारी करनी होगी। ये कहते कहते जो विषयांतर हुआ, वहीं से खबर निकल गई और नौबत नोटिस तक पहुंच गई। इसकी आज बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह क्या ओवर कॉन्फिडेंस में बोल गए या उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। और ये मंच जो था, भले से सार्वजनिक मंच नहीं था, लेकिन आज डिजिटल के दौर में कोई बातें नहीं छुपती। वहाँ जो बैठे हुए जो पार्टी के प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारी थे, उनमें से कई लोगों ने खुद होकर के हमसे संपर्क किया और ढेर सारी अंदर की बातें बताई। 2003 से लेकर 2008 तक का डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री का जो ये 5 साल का कार्यकाल था, तब महेंद्र कर्मा नेता प्रतिपक्ष से शुरुआत में राजनीति के जानकार बताते हैं कि उनकी ट्यूनिंग डॉक्टर रमन सिंह से इस कदर अच्छी थी कि डॉक्टर रमन सिंह को 5 साल कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जब दूसरी बार मौका मिला, 2008 से लेकर 2013 का दौर था, तब रविंद्र चौबे नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन 2013 से 18 के बीच जैसे ही टीएस बाबा नेता प्रतिपक्ष बने, तो डॉक्टर रमन सिंह से यही एक गलती हो गई। वो नेता प्रतिपक्ष को इस बार नहीं संभाल सके और न ही अपने साथ मिला सके। टीएस बाबा ईमानदारी के साथ कांग्रेस संगठन के साथ खड़े रहे और मजबूती के साथ उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई, उसका परिणाम 2018 के चुनाव में निकलकर सबके सामने आया। बातों की दिशा क्या थी और दिशा के बाद दशा क्या हुई,
ये सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से मैं आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पहले अभी तक छत्तीसगढ़ में हुए 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के मामूली से अंतर को बढ़ते बढ़ते 10% के अंतर होने तक की बातों को भी आपको समझना होगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बातें उल्लेखित की है, फिर भी संक्षेप में आप समझिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद से कोई खास सुधार नहीं किया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी को 39.26% वोट मिले थे, 2008 में 40.33% वोट मिले थे, 2013 में 41.04 वोट मिले थे और 2018 में 32.4% वोट मिले थे। इसके विपरीत कांग्रेस को 2003 में 36.71% वोट मिले थे, 2008 में 38.63% वोट मिले थे, 2013 के तीसरे विधानसभा चुनाव में 40.29% वोट मिले थे, जबकि 2018 में 43% के करीब वोट मिले। आंकड़ों की भाषा से अलग अगर आप मोटा मोटी समझें इस विषय को, तो भारतीय जनता पार्टी को पहली जो जीत मिली थी 2003 में, तब तकरीबन 2.5% वोट ज़्यादा थे भारतीय जनता पार्टी के। तब एनसीपी से मदद मिली थी, एनसीपी ने 7.5% वोट तकरीबन लिए थे। इसके बाद 2008 में भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर हो गया वो घट के महज 1.45% के आसपास हो गया। इसके बाद जो अंतर था 2013 का वो और ज़्यादा संकीर्ण हो गया। 0.73% तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने में कोई सुधार नहीं किया। 5 साल तक जिस तरह की सरकार चली 2013 से 18 के दौरान, भारतीय जनता पार्टी का जमीनी और स्वाभिमानी कार्यकर्ता उसे भूल नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया में सारी बातें चीख कर बार बार कही जा रही है कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि कांग्रेस सिर्फ 3% वोट 2013 से 2018 में ज़्यादा लेती है और कांग्रेस को सीधे 30 सीटों का फायदा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन और मनन का विषय था। 2018 में सबसे चौंकाने और गौर करने वाली बात यह थी, जिस पर चर्चा बहुत कम होती है, कि नोटा को 2% वोट मिले थे। तकरीबन 2,54,000 वोट से भी ज़्यादा वोट मिले थे। लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं देना चाहते थे। 2% वोट ऐसे थे। 2% नोटा का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं 5-10% लोग जो वोट है वो इधर से उधर हो गए और सरकार बनने बिगड़ने का खेल सबके सामने आ गया कि इतना बड़ा अंतर कैसे आया। मौजूदा समय में सिर्फ 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 90 में से, और कांग्रेस 71 सीटों के साथ फील गुड महसूस कर रही है। इसी फील गुड की वैतरणी में सवार कांग्रेस इस समय जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग कर रही है और भूपेश बघेल का चेहरा जिस तरह से खुल करके प्रस्तुत हुआ है, कांग्रेस से भी बड़ा भूपेश बघेल का चेहरा अब नजर आ रहा है। सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं, खुद को साबित कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ खुद को बता पाने में वे सफल भी हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी अंदरूनी उलझनों में ही फंसी हुई नजर आ रही है कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा नहीं होगा तो कौन होगा। बार बार डी पुरेंद्रेश्वरी, जो कि पार्टी की प्रभारी प्रदेश की, स्पष्ट करती रही हैं, मीडिया के सामने जानबूझकर एक जिम्मेदार केंद्रीय स्तर की नेता बोलती रही हैं कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। डॉक्टर रमन सिंह की वही पुरानी बातें बार बार दोहराई जाती है कि किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने खुलकर कह दिया था कि छोटा चेहरा मेरा भी। अभी भी चेहरे की लड़ाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आर पार का निर्णय प्रस्तुत करने में अब कोई देरी नहीं करने का निश्चय किया है। हमारे पास जो अंदर की जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोई चेहरा प्रस्तुत करने का जोखिम नहीं लेगी, लेकिन जिस तरह से संगठन के अंदर बदलाव की बातें लंबे समय से उठते रही है, उस पर मंथन चिंतन का दौर समाप्त हो चुका है और पहल भी शुरू हो गई है। दुर्ग से शुरुआत हुई है, एक जिलाध्यक्ष बदला गया है, अभी प्रदेश स्तर पे भी काफ़ी सारे बदलाव होने हैं और सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है कि यहाँ ओबीसी के जो 51-52% मतदाता हैं उन्हें कैसे साधा जाए। 31% आदिवासियों को
कैसे अपने तरफ लाया जाए। आज सरगुजा और बस्तर में एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए भी एक खास रणनीति बनाई जाए। 11% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई विजन तो प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन जब मौके मिलते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे खड़े नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कैसे मौके गंवाती है, इसे समझने के लिए आपको गुंडरदेही का उदाहरण समझना होगा, जहां 25 मई को एक मंच से छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के अमित बघेल ने जैन समाज के बारे में जो अपशब्द कहा और उसके बाद संतों की बलि की बात भी कही। उस घटना के दौरान मारपीट और दंगा फसाद हुआ था। बवाल बढ़ने के बाद सीएम भूपेश बघेल को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और बाद में आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं बहुत पीछे खड़े नजर आई, जबकि कांग्रेस के रायपुर उत्तर से विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी ट्वीट करके इस घटना को साझा किया और एक तरह से उसकी निंदा भी की। सत्यनारायण शर्मा जैसे तमाम कांग्रेस के नेता इस घटना की निंदा कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी निंदा नहीं की गई और न ही जैन समाज द्वारा निकाली गई रैली, उसमें तमाम संगठन शामिल थे, राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे, तब वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया और न ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में भी काफ़ी पशोपेश में पड़ी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के द्वारा जिस तरह से जातिगत कार्ड खेले जा रहे हैं और अपनी बात को रखा जा रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती कि कहीं उनके निंदा करने से या विरोध करने से लोग नाराज ना हो जाएं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि पहले मुगलों ने, फिर बाद में अंग्रेजों ने जात पात के आधार पर लोगों को लड़ाया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां भी यही करती रही और अभी मौजूदा समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जात पात की बातें करते हुए काफ़ी उत्तेजक नारे और अपमानजनक शब्द सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे हो ये रहा है, धर्म और समाज और जात पात की जानकारी कम रखने वाला युवा भटक जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी उत्तेजना और घृणा से यहाँ वैमनस्यता का माहौल पनपता जा रहा है। अगर आप ऐसी चौंकाने वाली पोस्ट को गौर करें तो शायद आपको भी बहुत हैरानी होगी। सनातनी आपस में किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, जबकि जो सनातन से इत्तेफाक नहीं रखते वो बाहर बैठ के मजे ले रहे हैं। होता यही है कि आपस में फूट डालने के बाद जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग, धार्मिक आधार पर अपनी रोटियां सेकने वाले लोग यहाँ अलग से मजे लेते हैं। जात पात की राजनीति, जात पात का व्यवहार कहीं से भी ना तो समाज के लिए हितकारक है, ना तो देश के लिए हितकारक है। बेहतर होगा कि हम ऐसे ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दें जो देश और समाज को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप ऐसी ताकतों को जवाब देना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे तो कुछ हम और बेहतर प्रस्तुति करते रहेंगे।